गाइस, दिस इज योर मिस्टर मूवी लवर एंड यू वाचिंग मूवी लवर एक्सप्लेनेशन। गाइस, हाजिर हूं मैं एक बार फिर से एक काफी बेहतरीन मूवी सालार के एक्सप्लेनेशन को, जो कि हमारे हीरो प्रभास की एक काफी अच्छी मूवी है जिसका वर्ल्ड आर्ट केजीएफ को टक्कर दे रहा है। गाइस, ये मूवी प्रशांत नील की एपिक मूवी में से एक है। उसका एक काफी खतरनाक मास्टरपीस। मैंने इसे थिएटर में जाकर देखा है। हालांकि इसका फर्स्ट हाफ पूरा का पूरा इस मूवी की कैरेक्टर और आर्क बिल्डिंग में चला जाता है, या फिर मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका पहला पार्ट पूरा इसके सेकंड पार्ट को सेट करता है। इस मूवी की जो सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगी कि इसका जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी वह काफी ज्यादा बेहतरीन और खूबसूरत था। तो शुरू करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को। इस मूवी की स्टोरी लाइन को मैं अपनी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसके कई सारे कट सीन्स ऐसे हैं जिसे आप अगर मूवी के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूं तो रिलेट करने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसे सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा मैंने डंकी मूवी और एक्वामैन की अपकमिंग मूवी, जो कि डीसी यूनिवर्स के इस फेज की लास्ट मूवी है, उसे भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ तक कि व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड 2 के मेमोरी को भी एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी वीडियो लाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं इस कहानी के एक्सप्लेनेशन को। होती है और हम देखते हैं 10 से 12 साल के तो छोटे बच्चों को। हमें पता चलता है इनमें से एक होता है वर्दा और एक देवा। ये दोनों बचपन से बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मूवी की शुरुआत होती है, ये दोनों साथ में खेल रहे थे, पर तभी अचानक से कुछ बड़े बच्चे वर्दा को आकर परेशान करते हैं। पर ये सब देखकर देवा गुस्से में आता है और अपने दोस्त को उनसे बचाता है। उन सबको पीटता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। और हमें पता चलता है कि दरअसल वर्दा और देवा, जो कि एक बेस्ट फ्रेंड है, सच्चे दोस्त है, सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात को बारिश हो रही होती है और देवा पता नहीं क्यों अपने घर को लॉक कर रहा होता है। घर के अंदर उसकी माँ होती है, जिसके घर के आसपास बहुत आग लगी हुई थी। वह देवा जो अपनी माँ को बचा रहा था दरवाजा लॉक करते हुए, हम देख पा रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने देवा को पकड़ लिया था। अब वे उसके दरवाजे को तोड़ देते हैं। वे लोग उसकी माँ को बाहर निकाल लेते हैं और हम देख पा रहे थे कि ये लोग अभी नहीं यहाँ पे मारने वाले थे। इससे पहले कि वे देवा और उसकी मदद को मार पाते, तभी यहाँ पर एक गाड़ी के साथ वर्दा आता है। उसके साथ उसके आदमी थे और हमें पता चलता है कि दरअसल ये जो आदमी देवा और उसकी माँ को मारने वाले हैं, वे कोई और नहीं बल्कि वर्दा के फादर के लोग हैं। यही कारण के लोग यहाँ पर आए और वर्दा उन्हें कहता है कि वे उसकी दोस्त उसकी माँ को छोड़ दे। पर वे सारे लोग उसे बदले में कहते हैं कि वे लोग अभी कानून को मान रहे हैं, कानून जिसे किसी और ने नहीं बल्कि वर्दा के फादर ने ही बनाया है और उन्हें मजबूरी में करना होगा। वर्दा उन्हें कुछ नहीं बोलता, वह चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद वर्दा ने अपने हाथ से एक मोटा काढ़ा निकाला। वो उस काढ़ा उस गुंडे को दे देता है। ये वही गुंडा था जो कि देवा और उसकी मदद को मारने वाला था। वर्दा कहता है कि मैं एक सरदार हूँ, लेकिन मैं अपनी पावर को तुझे देता हूँ, तो उस पावर को इस काढ़े के साथ ले ले और मेरे दोस्त को छोड़ दे। ये बात जानकर इस अपॉर्चुनिटी में आकर वह गुंडा वर्दा के काढ़े को ले लेता है और इसके बदले में देवा और उसकी मदद को छोड़ देता है। देवा ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि कैसे उसकी दोस्त वर्दा ने उसकी मदर को जान बचाई। वर्दा उसे कहता है कि उसकी मदर के लिए अब ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इससे पहले कि कोई उन्हें मारे, उन्हें मारने की कोशिश करे, वे लोग यहाँ से दूर चले जाएं। उसका प्लान था कि वो उन्हें वहां से निकलवा देगा। वे दूसरी जगह पर जाकर रह सकते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर वे सुरक्षित रहे। देवा ऐसे ही करता है। वह अपने दोस्त वर्दा की बात मानता है। वो वहां पे जाने लगता है अपने माँ के साथ। जाने से पहले अपने दोस्त से वह वादा करता है कि जिंदगी में कभी भी अगर वर्दा को कोई भी जरूरत आई, देवा की जरूरत पड़ी, तो वह उसकी हेल्प करने के लिए जरूर आएगा। देवा अपने दोस्त वर्दा को यह भी बोलता है कि वह उसके लिए पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है और ये बात वह हमेशा ध्यान रखे। देवा की मदर के साथ वहां से चला जाता है। हम देख पा रहे थे कि वर्दा जो अपने दोस्त देवा को सलार नाम से पुकारता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं काफी खतरनाक गुंडों को। यहाँ पर ये लोग दरअसल किसी को ढूंढ रहे थे, किसी का पीछा कर रहे थे और ये लोग ने उसे ढूंढ लिया था। और दरअसल ये लोग किसी और नहीं बल्कि एक लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। ये सारे के सारे गुंडे एक लड़की जो श्रुति हसन होती है उसे पकड़ रहे होते हैं। उसकी पता लगने पर ये लोग अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करते हैं। हमें पता चलता है ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं। ये काफी ज्यादा कंट्रोल करते हैं लोगों को और पुलिस के बीच। श्रुति हसन के बारे में पता लगते हुए वह अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वे लोग जाकर उस लड़की, जो कि श्रुति हसन, जो लड़की उसे किडनैप करने के लिए कहते हैं, ये लोग हमारे दुश्मन की बेटी है, ये श्रुति हसन, उसकी बेटी इंडिया आ रही है, तो उन्हें इसे इंडिया आते ही उसे किडनैप कर लेना है। ये बात कहकर वह आदमी अपने सारे लोगों को अपने उसकी फोटो भेज देता है। पता भी श्रुति हसन के डैड जो होते हैं उसे पता चल चुका था कि उसकी बेटी इंडिया जा रही है और वह अब न्यूयॉर्क में होता है, तो वह इंडिया में अपने आदमी को प्रोटेक्ट करता है। वह बोलता है उसे श्रुति हसन की जिम्मेदारी देता है। वो उसे कहता है कि वह उसे जिम्मेदारी देता है कि वह उसे गुंडे से बचाएगा। वो उसे एक आदमी के पास पहुंचा दे जिसके पास मेरी बेटी सुरक्षित रह पाएगी। वो आदमी जैसे ही श्रुति हसन इंडिया पे आती है उसे किडनैप कराकर असम ले जाता है और असम में एक स्कूल टीचर के घर छोड़ देता है। वो स्कूल टीचर को बोलता है कि वह लड़की एक टीचर है जो यहाँ पर पढ़ाने के लिए आई हुई है। हमें पता चलता है कि दरअसल जो स्कूल टीचर होती है देवा की माँ, यानी देवा और उसकी मदर, जो कि बहुत सालों से असम में रह रहे हैं छिप कर। और हम देखते हैं यहाँ पर हम सलार को यहाँ पर एंट्री लेता है। दरअसल श्रुति हसन को किसी और के पास नहीं बल्कि सलार के पास ही लाया गया था। श्रुति हसन के फादर को पता था कि जो गैंगस्टर है वो पूरी देश में उसकी बेटी
को किडनैप कर लेंगे, पर एक आदमी है जो कि उसकी बेटी की रक्षा कर सकता है, जो कोई और नहीं बल्कि देवा यानी सलार है। यही कारण है उसने सलार के ऊपर भरोसा दिखाया, अपनी बेटी को सलार के पास छोड़ दिया। वह उसे उसके पास छोड़ देगा, उसके पास सुरक्षित रहेगी और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा वो अपनी बेटी को ले लेगा। श्रुति हसन यहाँ पर एक टीचर की तरह रहती है, पर जो गैंगस्टर था उसके कुछ गुंडों ने श्रुति हसन को असम के अंदर ढूंढ लिया था। अब वे लोग अपने उस बड़े गुंडे को इसके बारे में बता देगा कि श्रुति हसन अभी भी गुंडे यहाँ पर छुपी हुई है। तभी हम देखते हैं एक फॉरेन अंग्रेज वेपन डीलर को, जिसके पास ट्रक के अंदर कई सारा माल होता है, जिसे उस माल को इंडिया से नेपाल पहुंचाना था। पुलिस से बचते बचाते वह डीलर जिससे बात करता है, जो अंग्रेज डीलर था, वह सुपीरियर गुंडों से बात करता है, उनसे बोलता है कि वो उस ट्रक को इंडिया से नेपाल पहुंचाएं। वे सारे गुंडे उस ट्रक के सारे कंटेनर के अंदर एक स्टैम्प को लगा देते हैं, जो स्टैम्प देखने पर एक काफी खतरनाक सा था। वह उस अंग्रेज को बोलते कि स्टैम्प लगे हुए ट्रक को पूरे देश के अंदर कोई भी नहीं रोकेगा। वह ट्रक क्रॉस होने लगता है कई सारे बॉर्डर से, ट्रक आते जाते जा रहा था। पुलिस उस ट्रक को घेर लेती है, पर जैसे ही ट्रक उस स्टैम्प को देखते हैं जो मॉन्स्टर का स्टैम्प था, पुलिस वहां से भाग जाती है स्टैम्प को देखकर। वह ट्रक को परमिशन दे देती है और हमें पता चलता है कि जो स्टैम्प जिस आदमी का होता है वह काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। उससे सरकार और पुलिस भी डरती है। सुपीरियर गैंगस्टर यानी कि बड़े गैंगस्टर का जो गुंडा होता है वो उसे उसके बॉस फोन करके बताते कि जो ट्रक अभी नेपाल पहुंच रहा है वह पहले बाद में काम करे, उस काम को पहले उसे असम जाना है और वहां पर उसे कुछ आदमियों को वो लड़की मिल चुकी है जिसे वे ढूंढ रहे थे, यानी श्रुति हसन। उनका प्लान है कि वे जल्द से जल्द उस लड़की को किडनैप करके उसके पास ला ले। अब वे सारे गुंडे मिल जाते हैं और पहुंच जाते हैं आसाम। वे लोग वहां पर जाकर श्रुति हसन को पकड़ रहे थे कि तभी देवा और उसकी मदर वहां पर आते हैं। वो लोग देख पा रहे थे कि दरअसल सारे गुंडे जो कि श्रुति हसन को पकड़ कर ले जा रहे थे। देवा की मदर वहां पर उसे कहते कि जाकर वो उस लड़की की हेल्प करे। अब देवा यहाँ पर अपना ब्रूटल रूप दिखाता है, उसने सारे गुंडों को पीट दिया था। खतरनाक एक्शन सीन हमें देखने को मिलता है और देवा ने उस ट्रक को उड़ा दिया था जिसके अंदर वही कंटेनर और सामान था। स्टैम्प लगे वाला ट्रक अब उड़ चुका था। वो अपने डीलर से कहता है कि तुमने तो कहा था कि इस सामान को छीने का, स्टैम्प लगे हुए कंटेनर को छूने की हिम्मत पूरी कंट्री में किसी के अंदर नहीं है, पर ये कौन है जिसने कि हमारे कंटेनर को नष्ट कर दिया। अब वह बताता है कि दरअसल जिस आदमी ने जिस स्टैम्प को बनाया वो कोई और नहीं बल्कि ये यानी कि सलार देवा। हम देख पा रहे थे कि देवा की हिस्ट्री के अंदर कई सारे ऐसे मूवमेंट थे, राज थे, और हम देख पा रहे थे कि जो आदमी सुपी हसन की हेल्प कर रहा था इस सिचुएशन का फायदा उठाता है। वो उसे कार में बिठाकर उसे दूर ले जाता ताकि उसे कोई भी पकड़े ना और बस सुरक्षित रह सके। आगे जाकर श्रुति हसन उस आदमी पूछता है कि यार आखिर मेरे साथ चल क्या रहा है, तू मुझे पूरी बात तो बता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुंडे कौन है जो कि उसकी जान के पीछे पड़े हुए हो और ये सारे गैंगस्टर है कौन, और उसे ये देवा कौन है जो कि उसे क्यों बचा रहा है, उसे देवा के पास ही क्यों लाया गया बचाने के लिए। बस सारे क्वेश्चन उस आदमी से पूछती है। वो आदमी श्रुति हसन को बताता है कि वह जानता है कि उसके सारे क्वेश्चन पूछ रही है, उसके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन है, पर अब एक एक करके उसके सारे सवालों का जवाब देगा। वो उसे बताना शुरू करता है कि श्रुति हसन को कैसे इस सारी चीजों की शुरुआत हजारों सालों पहले हुई। पहले हजारों साल पहले जब 3 कबीले होती थी, इनमें से एक था मन्नार कबीला, सोयार कबीला और कयान कबीला। तीनों कबीले के लोग डाकू होते हैं जो कि लोगों को लूटा करते थे, पर अचानक से काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं। थोड़े दिनों के बाद उन तीनों कबीलों ने मिलकर एक किंगडम बनाई। इस पूरी जगह को उन्होंने खालसार नाम दिया इस किंगडम को, और तीनों कबीले मिलकर अपने पूरे शहर को राज करते थे। तभी उनके कई बीच वे लोग आपस में फाइट भी करते हैं, बाहरी हमले भी उन पर होते हैं। तीनों कबीलों ने मिलकर बाहर से आने वाले आक्रमणकर्ताओं को मारा और अंग्रेजों को भी मार दिया। उनके साम्राज्य को कोई टच भी नहीं कर पाया। पर जैसे ही देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय देश को लेकर जब पूरी नीतियां बनी, सरकार ने फैसला किया कि वे खालसार शहर का मान्यता रद्द करके उसे अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन जब जैसे ही सरकार ने ऐसा कुछ ट्राई किया, उन तीनों कबीलों में से मन्नार कबीले के हेड ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी और उसके कई सारे मंत्री को भी जान ले ली। उसने सरकार को धमकी दी कि वे कभी खालसार की तरफ आगे न बढ़े। अब होता भी ऐसे ही है और सरकार ने अब खालसार भूल जाती है। मन्नार कबीले का लीडर अब धीरे धीरे पूरे खालसार का हेड बन जाता है। ये एक काफी तगड़ा लीडर होता है और उसने एक एक करके खालसार में कई सारे डेवलपमेंट करती है। उसने खालसार में काफी सारे डेवलपमेंट किया। उसने उसकी एक मिलिट्री बना दी, कई सारी बिल्डिंग्स को बनवाया, उसने कई सारे हथियार खरीदे, और तो और उस लीडर ने खालसार के लिए कई सारे कानून को भी बनाया, अपना अलग संविधान। ये होता है सिमन्नार, जो खालसार का लीडर होता है। सिमन्नार ने वहां पर एक डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातंत्र सिस्टम बनाया। उसके अंदर उसने एक वोट देने वाला सिस्टम खड़ा किया। उसने खालसार को 101 पार्ट में बांट दिया। इन सारे एरियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वोट पावर को भी क्रिएट किया और सभा के अंदर उसने 3 सिस्टम को बनाया। पहले लेवल का कहलाता है कपार, उसके ऊपर होता है सरदार, और तीसरा होता है कर्ता जो सबसे बड़ा होता है। तीनों के लिए उन्होंने एक कड़े का डिजाइन किया। इसमें सरदार 8 होते थे, कपार 62, वहीं कर्ता सिर्फ 1। सारे कपार को एक वोट पावर होती थी। उनके पास जो कड़े थे वे सब पतले थे, उन्हें दर्शाते थे। फिर इसके बाद आता था सरदार। एक सरदार के पास 3 वोट पावर होती थी और जो 8 सरदार थे उनके पास 3
3 वोट पावर थी, यानी कि सरदारों के पास टोटल 24 वोट पावर होती है। इनके पास मोटा काड़ा होता है, फिर लास्ट में होता है करता, उसे 15 वोट पावर्स होती है उसके पास, उसका काड़ा सबसे मोटा होता है। और पूरे सिस्टम में शिव मन्नार जो खुद करतार बन जाता है, उसके पास सबसे ज्यादा वोट पावर होती है, पूरे खानसार को लीड करता है। इस सिस्टम से सब लोग वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। शिव मन्नार जो कि खानसार को बहुत अच्छे से राज करता है। थोड़े दिनों बाद उम्र होने के कारण उसकी मौत हो जाती है, पर शिव मन्नार के मरने के बाद तीनों कबीलों और सभा के सारे सदस्यों ने मिलकर ये फैसला किया कि जो कि सोयांग कबीले का हेड है वह खारसार का कर्ता बनेगा और वह खारसार को लीड करेंगे। पर शिव मन्नार का जो बेटा राजमन्नार था वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। उसने उस कबीले के हेड को मार दिया जो कि कर्ता बनने वाला था, और तो सोयांग कबीले का कोई भी सदस्य कभी भी उसके खिलाफ बगावत न करे, इसलिए उसने ऑर्डर पास करा दिया कि सोयांग कबीले के सारे लोगों को मार दिया जाए। यानी कि जो कि खालसार में जो भी 3 कबीले थे उनमें से एक कबीले के सारे लोगों को मार देने का ऑर्डर पास हो चुका था। अब राजमन्नार जो कि खालसार का कर्ता बन गया, ये सब करते ही उसकी सभा में से कोई भी उसके खिलाफ बगावत न करे तो उसने परिवार के कई सारे मेंबर्स को कर्ता बना दिया। शिव मन्नार की 2 पत्नी होती है, हम देखते हैं उसकी 2 पत्नी में से एक बीवी में से एक बेटा और एक बेटी होती है, जिसका रोल किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने किया है, गरुड़ा ने, जिसने केजीएफ में विलन का रोल किया था, जो कि रॉकी भाई का गार्ड था रियल लाइफ में। वहीं दूसरी पत्नी से 2 बेटे, एक बरदा और उसका छोटा भाई जो कि देवा का दोस्त होता है। और तो और राजमन्नार का बेटा जिसे मैं गरुड़ा कहूंगा, उसकी छोटी बेटी और उसका जमाई और उसका जो पत्नी का भाई था यानी उसका साला, ये चारों ही सदस्य उसके सभा में सरदार की पोजीशन में थे। उसने अपने परिवार के सदस्य को ये जगह दे चुका था, पर वर्दा को उसने कोई पोस्ट नहीं दिया था। दरअसल वर्दा जब छोटा था तब राजमन्नार ने उसे सरदार की पोस्ट दी थी, पर उसने अपने इस पावर को उस गुंडे को दे दिया जो कि उसके दोस्त को मार रहा था। मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था, अपने दोस्त को बचाने के लिए उसने अपने इस पावर को विट्रे कर दिया। अब उसकी इस हरकत को देखकर शिव मन्नार उसमें काफी ज्यादा नाराज होता है, इसके कारण उसने उसे कोई भी पोस्ट नहीं दी। तभी हम देखते हैं राजमन्नार ने अपने नियम बनाने के साथ अपने पिता के कई सारे कानून में बदलाव किया। उसने कई सारे कानून को बदला, उनमें से एक कानून ऐसा था कि जो भी ताकतवर होगा वह कर्ता से बगावत करके उसे हरा कर मार कर खारसाल के ऊपर राज कर सकता है, यानी कि जो भी पावरफुल होगा वही राज करेगा। सारे कानून और तरीकों से राज करते हुए उसने खालसार के ऊपर टोटल 25 साल तक राज करता रहा। उसके राज काफी अच्छा समय था, पर राजमन्नार ने एक डिसीजन लिया कि वह किसी काम के लिए अब खालसार से बाहर जाएगा। वहीं राजमन्नार का जमाई था, वह उसके पास आकर कहता है कि उसे अपने बेटे वर्दा को काफी टाइम से ठुकराया हुआ है, पर उसे अभी वर्दा को कोई ना कोई पद दे देना चाहिए, उसे बुला देना चाहिए। हम देख पा रहे थे राजमन्नार जो कि वर्दा को याद करता है और कुछ इमोशनल सा फील करता है। हमें पता है राजमन्नार सबसे ज्यादा वर्दा से ही प्यार करता है अपने सारे बच्चों में से, और जब भी वर्दा को देखता है तो अपने पिता उसमें नजर आते हैं। राजमन्नार के मन में मनमाना चुका था कि अपने बेटे के अपने बेटे को उसे कोई वर्दा को ही कर्ता बनाएगा। अब बजा चुका था, उससे पहले वो अपनी बेटी को वहां का कर्ता बनाकर अपॉइंट करता है। उसे कहता है जब तक वो वापस नहीं आएगा तब से तक वह यहाँ पर रोल करेगी। सभा के अंदर वो अपने बेटे वर्दा को बुलाता है और 8 सरदारों में से एक सरदार की पोस्ट लेकर वह वर्दा को एक सरदार बना देता है, और तो और सबको ये भी बताता है जब वह वापस आएगा वह अपना बेटे वर्दा को कर्ता बना देगा और वह उसका बेटा खारसार में रूल करेगा। और राजमन्नार इसके बाद जरूरी काम के लिए वह उस राज्य से बाहर चला जाता है। पर हम देखते हैं यहाँ पर राजमन्नार की जमाई को, जो कि हमेशा ही घर जमाई की तरह काटू ही होता है। वो उस आदमी को जाकर भड़काने लगता है जिसकी पोस्ट लेकर वर्दा को सरदार की पोस्ट मिली। उसे भड़काता है कि राजमन्नार ने उसके साथ गलत किया। दरअसल ये आदमी उसी आदमी का बेटा था जिस आदमी ने वर्दा ने अपना बेटा उस गुंडे को जिसे वर्दा ने काढ़ा दिया था, उसके बाद उसके बेटे को काढ़ा मिला। अब उसका भाई जमाई उसे भड़काता है कि अगर वह चाहे तो अपनी पोस्ट को बचा सकता है, इसके लिए बस उसे वर्दा को खत्म करना होगा। वो आदमी जिसे अपने सरदार की पोस्ट बचाना था वर्दा को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसके लिए वो पूरी प्रिपरेशन करता है। वही हम देख पा रहे थे कि दरअसल राजमन्नार के इस फैसले से जो उसका बड़ा बेटा था जिसे मैं गरुड़ा कहूंगा, वह भी काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि बड़ा बेटा वह था और उसे कर्ता बनाया जाना था। उसे इस बात से जलन हो रही थी कि कैसे राजमन्नार अपना बड़े बेटे को छोड़कर उसके छोटे बेटे उसके होते छोटे भाई वर्दा को कर्ता बनाने का फैसला ले लिया। अब उसके मन में वर्दा के लिए काफी ज्यादा घृणा होने लगती है। वो भी प्लान बनाता है वर्दा को मारने का। फिर वर्दा के खिलाफ के जो सारे लोग थे वही इकट्ठा हो चुके थे। वे सारे लोग इकट्ठे होकर अब वर्दा को मारने वाले थे, यानी वही सरदार जिसका सरदार वाले पद छूटा था और उसका सौतेला भाई। उनका प्लान था कि वही लोग वर्दा को मार देंगे और वह कभी कर्ता नहीं बनेगा। पर यह बात राजमन्नार की बेटी को पता चल चुकी थी और अब वह यहाँ की कर्ता थी टेम्परेरी टाइम के लिए। उसे पता चलता है कि वर्दा को मारने की कोशिश हो रही है। वह भी वर्दा को पसंद नहीं करती, पर वह ये सोचती कि उसके फादर ने उसे जिम्मेदारी दी है शांति का, उसके होते हुए कुछ गलत हुआ तो वो अपने फादर का भरोसा खो देगी। अब वह यहाँ पर ये फैसला लेती है वो ये सारी चीजें रोक देगी। वर्दा के सारे दुश्मन मिलकर जो कि वर्दा
वर्दा को मारने के लिए इकट्ठे हो चुके थे। वो वर्दा को मारने के लिए उसे घर के बाहर ला लेते हैं, पर इससे पहले कि लोग उसे मार पाते तब यहाँ पर खालसार शहर के अंदर काफी तेज घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक अनाउंस हुआ था जो कि एक सीज फायर था, जो कि एक खास पावर थी जिसका यूज करता कभी भी कर सकता था। इस एक्शन को लिया था राजमन्नार की बेटी ने। इसके बाद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाती है जहाँ पर सारे लोग आए थे। राजमन्नार की बेटी वर्दा के सारे दुश्मनों से पूछती है कि आखिर वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे सब क्यों मार रहे हैं, पर इसके बदले में उससे कहते हैं कि वे लोग जो भी कर रहे हैं वह खालसार के कानून के अंदर है। राजमन्नार ने कानून बनाया कि जो भी पावरफुल है वह खालसार के अंदर अपना राज बना कर करता बन सकता है, और वे लोग वही कर रहे हैं, इसलिए इसमें गलत बिल्कुल भी कुछ नहीं है। राजमन्नार की बेटी जानती थी कि दरअसल अब यहाँ पर जो भी होगा और जब भी उसका फादर वापस आएगा इससे काफी नाराज होगा। वो अपनी सीट फायर को नहीं हटाती और वर्दा के सारे दुश्मन यहाँ पर एक नया प्रस्ताव रखते कि खालसार के अंदर जो वोटिंग सिस्टम है वे वोटिंग से डिसाइड करेंगे कि सीज फायर यहाँ पर होगा कि नहीं। अब वह इसके लिए एक्सेप्ट कर लेती कि 9 दिन बाद वे लोग सभा के अंदर वोटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। ज्यादा वोट इस बात के लिए होगी कि सीज फायर होगा, उसे लागू होना चाहिए कि नहीं। सीज फायर लागू होगा और सारे लोग एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे, और ज्यादा वोट इस पक्ष में आ जाएंगे कि सीज फायर को हटा देना चाहिए तो सीज फायर हट जाएगा, और कोई भी अब किसी से फाइट कर लेगा, कोई फाइट कर पाएगा और वो किसी को भी मार सकता है। ये बात तय हो जाती कि 9 दिन बाद सीज फायर को लेकर वोटिंग होगी, और वर्दा के सारे दुश्मन यानी कि गरुड़ा और बाकी के लोग सभा के दूसरे मेंबर्स दूसरे लोगों के पास जाते हैं ताकि वे लोग उन्हें अपनी तरफ कर ले। उन्हें समझाते हैं, कभी प्यार से साम दाम दंड भेद सबका यूज करते हैं। इनका मोटिव ये था कि वे लोग किसी भी तरीके से ज्यादा वोट को अपनी तरफ कर लें ताकि ये वोट ज्यादा उनके पक्ष पे आए कि सीज फायर को हटा दिया जाए और वे लोग वर्दा की जान ले लें। रवि लोग पूरी तरीके से तैयार थे कि ये लोग वोटिंग के अंदर सीज फायर को हटवा देंगे। ये सारे लोग मिलकर अपनी अपनी मिलिट्री को बनाना शुरू कर देते हैं। क्या हो अगर खालसार की जो मिलिट्री थी वह खालसार के करदा के हाथ में थी और वह तो उनकी हेल्प नहीं करने वाली थी, यानी राजमन्नार की बेटी के हाथ में सारी मिलिट्री है। इसीलिए वे लोग अब खुद की गन्स खरीदते हैं, मिसाइल्स और अपने वेपन तैयार करना शुरू कर देते हैं। कई सारे सोल्जर्स को ये लोग रिक्रूट करते हैं, अपनी आर्मी बनाते हैं ताकि 9 दिन बाद जैसे ये लोग करदा को मारे और जब लोग उन्हें रोकने के लिए कोई उनके रास्ते पे आए तो वे लोग उसे भी मार। ये सारी बातें वर्दा और उसके साथ ही उसका छोटे भाई को भी पता चल जाती है, और अब अपनी जान बचानी हो, लड़ाई को जीतकर अभी सर्वाइव करना है तो उन्हें भी खुद के लोगों की जरूरत होगी, उन्हें भी खुद की आर्मी तैयार करनी होगी। और अब वर्दा का छोटा भाई उसे पूछता है कि वे लोग अपनी आर्मी कहाँ से बुलाएंगे, और तब वर्दा खालसार से निकलता है और वह एक जगह पर जाता है। ये जगह कुछ और नहीं बल्कि गुजरात का एक छोटा सा गांव होता है। वहां जाकर वह अपने पुराने दोस्त से मिलता है जो कोई और नहीं बल्कि वो होता है देवा और उसकी माँ। वह देवा से बोलता है उसकी हेल्प की जरूरत है। देवा ने अपने बचपन के दोस्त वर्दा से वादा किया था कि वह जिंदगी में जब भी उसे बुलाएगा वह बिना किसी शर्त के उसके लिए हाजिर होगा, वो उसके लिए वो सब कुछ करेगा जो उसके लिए जरूरी होगा। देवा वर्दा के साथ आ चुका था, वह उसे लेकर खालसार में आ चुका था। ये सब देखकर वर्दा के साथ ही नाराज हो चुके थे क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वर्दा आर्मी पूरी बिल्ड नहीं कर रहा है, उसने केवल एक आदमी को ही अपने साथ लाया है और वे लोग उसे क्या इस काम आ सकता है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि हमारा सालार यानी देवा अकेले ही काफी था एक आर्मी के, क्योंकि वह इस पिक्चर का हीरो है। सिंपल सी बात है। अब सारे लोग तैयार थे फाइट के लिए। वोटिंग वाला दिन आ चुका था और अब इस दिन सीज फायर के ऊपर वोटिंग होने वाली थी, वो दिन आ चुका था। तभी राजमन्नार जो कि वर्दा का फादर था वो आ चुका था। वह खालसार का फादर था, करता था। वोटिंग होना शुरू हो जाती। अब यहाँ पर पहले तो सीज फायर को हटाने के लिए ज्यादा वोटिंग होती है, पर जैसे ही राजमन्नार अपना वोट डालता है उसके 15 वोट के कारण पूरी की पूरी वोटिंग सब बराबर हो चुकी थी और आखिरी वोट वर्दा का बचा हुआ था। सारे का सारा डिसीजन वर्दा के ऊपर डिसीजन था कि क्या वह सीज फायर लागू रखना चाहता है या हटाना चाहता है। वर्दा का फादर राजमन्नार जिसे लग रहा था क्योंकि वर्दा सीज फायर लागू करेगा, क्योंकि उसी की जान इसी के के कारण हुई। सीज फायर लागू होने के कारण कोई भी लड़ाई फाइट नहीं करेगा और वर्दा उसकी जगह लेकर खालसा को राज करेगा। पर वर्दा यहाँ पर कुछ यूं नहीं करता है। वर्दा सीज फायर हटाने का वोट करता है। सीज फायर हटाने के लिए ज्यादा वोट्स आते हैं, खारसाल के अंदर सीज फायर हटा दिया जाता है। ये सब देखकर वर्दा का फादर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि उसके बेटे ने क्या डिसीजन ले लिया, वर्दा ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। पर हम देखते हैं कहानी में यहाँ पर वर्दा और देवाजी ने डिसीजन ले चुके थे कि वर्दा अब वे किसी से भी नहीं डरने वाला और अब वह सीज फायर को हटाकर अपने हक को हासिल करेगा, अपने दुश्मनों से फाइट करेगा जहाँ पर देवा उसकी हेल्प करेगा। प्रेजेंट टाइम हम देखते हैं कि गरुड़ा और उसके बाकी के अपोनेंट जो कि अपनी टीम अप करके आर्मी को लेकर तैयार थे, वे लोग जंग की शुरुआत कर देते हैं। फाइट के लिए पूरी तरीके से पूरी फाइट शुरू हो चुकी थी। वहीं वर्दा देवा के लिए तैयार था। देवा के साथ अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए लोग मिलकर उन्हें गाजूमरी की तरह काटना शुरू करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। पर हम देख पा रहे थे कि ये लोग फाइट की शुरुआत के स्टेज में होते हैं। वही हम देखते हैं राजमन्नार जो कि अपनी बेटी के साथ होता है। तभी एक आदमी ने राजमन्नार के ऊपर अटैक कर दिया। इस अटैक में हालांकि राजमन्नार बच चुका था और वह उस आदमी को ही घायल कर देता है। वो उस आदमी से पूछता है कि उसे किसने भेजा, उसने उसके ऊपर अटैक क्यों किया। वह आदमी राजमन्नार के सामने उसे काफी बड़ा खास बात बताता है, एक बड़ा खुलासा करता है कि क्या जो आदमी था वह उस कबीले से है जिसके हेड को खानसार का कर्ता बनाया गया था। राजमन्नार ने उसे मरवा दिया और उसके पूरे कबीले को ही मरवा दिया।
यानी कि राजमन्नार के आदमी जब पूरे कबीले के लोगों को मार रहे थे तब उन्होंने अपने कई सारे बच्चों को छुपा लिया था और उन सारे बच्चों की जान बच गई और वे लोग उनमें से उन्हीं बच्चों में से भाभी है और वो ये भी बताता है कि राजमन्नार का जमाई एक सोयांग है और उनकी तरह सैकड़ों सोयांग जिंदा है जो कि कई सालों से बदला लेने के लिए तैयार है। वे लोग युद्ध की तैयारी के लिए तैयार हैं और वे राजमन्नार की सल्तनत खत्म करना चाहते हैं। वे लोग अपने कबीले का बदला लेंगे और वे लोग राजमन्नार को भी बताते कि हमारे कबीले का जिस हेड ने उसे मारा था उसके लोग उसके बेटे और उसकी बीवी को भी मारने गए, लेकिन उसके बेटे और पत्नी की जान बच गई और हमें पता चलता है कि दरअसल उसका बेटा और उसकी पत्नी कोई और नहीं बल्कि सोयांग कबीले का बेटे का हेड कोई और नहीं बल्कि देवा और उसकी माँ यानी उसकी पत्नी देवा की माँ होती है और उसका बेटा देवा होता है। सोयांग कबीले के हेड का बेटा देवा होता है, उसकी पत्नी देवा की माँ होती है। के पिता को उसी के दोस्त वर्धा के फादर ने मारा था यानी राजमन्नार ने मारा था और तो और बाद में राजमन्नार को ये भी बताता है कि तुमने हमारे हेड को मारा था, वो हेड जो कि खालसार का लीडर बनने वाला था और अब देवा उसका बेटा है यानी कि अब वे लोग वही देवा कब हमारे कबीले का हेड है वही खालसार का असली लीडर है यानी कि खालसार का असली कर्ता देवा है। राजमन्नार अपने बेटी से इस बारे में बात करता है, उसकी बेटी को बताता है कि कुछ समय पहले वह खालसार से जब वापस बाहर गया था वह किसी जरूरी काम के लिए गया था बाहर। उसे खबर मिली थी कि दरअसल खालसार के अंदर से कोई ऐसा आदमी है जिसने बहुत बड़ी मात्रा में बॉम्ब्स और गन्स का ऑर्डर दिया, इसलिए वह जानता था कि खालसार के अंदर कोई ऐसा है जो कि खालसार में युद्ध छेड़ना चाहता है। और हमें पता चलता है कि दरअसल राजमन्नार जो भी सोच रहा था वह सही था। खालसार के सभा का एक मेंबर जो कि राजमन्नार के काफी करीब था उसने खालसार के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में बंदूकें, मिसाइलें और तोप्स बॉम्ब्स को इकट्ठा किया था। वो भी इस पूरी तैयारी में है कि वह खालसार के ऊपर अटैक करेगा और उस पर कब्जा कर लेगा। इसी के साथ ही यहाँ पर एक कहानी खत्म होती है कई सारे सस्पेंस के साथ। अब आगे क्या होगा, खालसार का सही करता आगे कौन बनेगा, और एक दोस्त जिसने अपने दोस्त की जान बचाई पर जिस दोस्त ने उसकी जान बचाई उसी के दोस्त के फादर ने उसके फादर को मारा। क्या अब यहाँ पर एक बेटा अपने फादर का बदला लेगा, अपनी हुकूमत को वापस से हासिल करेगा अपने या इसके लिए क्या वह अपने दोस्त को मारेगा, क्या वो अपने दोस्त का सामना वह कैसे करेगा, वही दोस्त जिसे बचाने के लिए वह वापस आया है उस धरती पर जहां पर कभी उसके पिता का राज होना था। ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस इसी के अलावा मैंने डंकी मूवी और डीसी यूनिवर्स की न्यू मूवी एक्वामैन को भी एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं डंकी मूवी का जो कि आपको राइट साइड में शो हो रही होगी, वहीं एक्वामैन मूवी जो कि आपको लेफ्ट साइड में शो हो रही होगी। वही मैंने व्हाट इफ के न्यू सीजन के एपिसोड 2 को भी एक्सप्लेन किया है जो कि आपको राइट डाउन में मिल जाएगा जिसका एक्सप्लेनेशन। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।